कि राजनाथ सिंह को ड्रॉप किया जा रहा है और उनको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। बड़ी चर्चा चल रही है लुधियन जोन में भी और राजनीतिक हलकों में बड़ी जोर शोर से कि अमित शाह जो है वो जल्दी पीएम पद ग्रहण कर सकते हैं। उनके साथ एक कैबिनेट रीशफल हो सकता है, मतलब नए मंत्रियों का नाम अनाउंस होगा। 21 तारीख से शुरू होने जा रही है संसद। उससे पहले सांसदों का भी गणित पूरा हो गया है। पंजाब का, बंगाल का, महाराष्ट्र का, ये सारे सांसद भी जुटा लिए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस को ऑपरेशन फडणवीस देवेंद्र में फंसा दिया गया है। वो वहां चिंता में है कि बीजेपी किसको स्ट्रॉन्ग कर रही है, शिंदे को कि देवेंद्र फडणवीस को, मतलब कमजोर कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर के चक्कर में योगी आदित्यनाथ फंसे हुए हैं। तो ये तमाम तरह की इतनी ऊंची नीची चीजें चल रही हैं। और इसी बीच में चर्चा ये है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पद की तरफ जा सकते हैं, जो कि संविधान को बचाने की बात बार बार की जा रही थी और विपक्ष ने ये क्लियर नहीं किया कि संविधान खतरे में कैसे है। तो यहाँ पर अब वो चर्चा ये कर रहे हैं कि भाई संविधान ऐसे खतरे में है कि अपनी मर्जी के मुताबिक इस तरह से चेंज ओवर करके और प्रेसिडेंट का नाम बदल दिया जाए, नए राष्ट्रपति बन जाए प्रधानमंत्री जो है भी नरेंद्र मोदी वो। तो ये पूरा समीकरण आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये हवाई बातें हो सकती हैं? क्या आपको लगता है बीजेपी ऐसे बड़े झटके दे सकती है? ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि मॉनसून सेशन में कई बड़े झटके वाले काम हो सकते हैं इस बार। विनीता, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि आरएसएस का एक सपना है। आरएसएस देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता है जिसमें आरएसएस का जो चीफ होगा वो ईरान की तरह, जैसे ईरान में एक धर्मगुरु होते हैं और वो सर्वोच्च सेनापति होते हैं, वो सर्वोच्च लीडर होते हैं, वहाँ के सुप्रीम लीडर कहलाते हैं। वहाँ पर भी एक राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन वो उनकी मर्जी से होता है। एक कैबिनेट भी होती है और सुप्रीम लीडर के अपने कुछ सलाहकार मंडल भी होता है। तो आरएसएस की हमेशा से एक कल्पना रही है कि देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाएगा जिस शासन व्यवस्था में सिर्फ आरएसएस शासन करेगा और भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी होगी जो चुनाव लड़ेगी और उनकी मर्जी से कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी सिस्टम रखना चाहे वो होगा, लेकिन सारी पावर आरएसएस के हाथ में होगी। आरएसएस के जो लठैत, जो उनके स्वयंसेवक हैं, वो थानेदार होंगे, वो सारे दफ्तरों पर कब्जा कर लेंगे, वो सारे दफ्तरों पर वो लोग कब्जा कर लेंगे और वही लोग उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलेगा पूरे देश में। ये उनका सपना है। अभी क्या है, 12 सालों में लूटा है नरेंद्र मोदी की सरकार ने और देश को बर्बाद कर दिया है, देश को कर्जदार कर दिया है। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी आप देख ही रहे हो, रुपया पाताल में चला गया है और महंगाई आसमान पर चली गई है। ये सारे हालात हैं। नरेंद्र मोदी हर जगह फेल साबित हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में फेल साबित हुए, दब्बू साबित हुए। अभी चीन पर तमाम जमीन पर कब्जा होता चला जा रहा है। आपको पता होगा कि अरुणाचल के आदिवासियों ने वहाँ के लोकल कमिश्नर को जाकर के लिख के दिया कि चीन हमारे इलाके में कब्जा कर रहा है और हमारे चरागाह खा जा रहा है और वहाँ इमारतें बना रहा है। तो देश के जितने काम होते हैं, देश का काम होता है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, देश के अंदर शांति रखना, देश में विकास करना, देश में बिजली पैदा करना, देश में रोजगार पैदा करना, देश में नए नए कल कारखाने लगाना, देश में नए विश्वविद्यालय कॉलेज खोलना, इत्यादि इत्यादि। ये सारे काम सरकार के होते हैं। और भविष्य की जो चुनौतियां, उसके लिए दवाई के कारखाने बनाना, उसके लिए शोध के कारखाने लगा, शोध की चीजें बनाना है, विश्वविद्यालय इत्यादि बनाना और उसके लिए शोध संस्थान इत्यादि बनाना, ये सारे काम सरकार के होते हैं। इन सारे कामों में भारत का नरेंद्र मोदी की और आरएसएस की, ये भारतीय जनता पार्टी नाम की जो सरकार है, ये पूरी तरह फेल हो चुकी है, बुरी तरह बदनाम हो चुकी है। देश बर्बादियों में जा चुका है। देश का कर्जा 5 गुना बढ़ चुका नरेंद्र मोदी के आने के बाद में और इस वक्त हालत बहुत बुरी, महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल जो मनमोहन सिंह के टाइम में $160 के रेट से आया करता था कच्चा तेल, लेकिन उसके बावजूद 60-70 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था, 50-55 रुपए लीटर डीजल मिलता था। आज $70 आ गया है कच्चा तेल, लेकिन यहाँ पर 100 रुपए के आसपास पेट्रोल मिल रहा है प्लस माइनस अलग अलग जिले में, और 90 के करीब 90-95 रुपए डीजल मिल रहा है। तो इस तरह से पूरी जनता में नाराजगी है। तो ये क्या होता है कि इन्होंने क्या किया कि सोचे समझे तरीके से जो मुख्य मीडिया है उसमें अपने आरएसएस को लोग भर दिए। उधर सारा मीडिया संस्थान अंबानी और अडानी ने खरीद लिया। तो उन लोगों के द्वारा ये करते क्या है कि छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना के दिखाते हैं, उसी में तमाम जनता का ध्यान भटकाते हैं। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश की कमेटी बननी थी, या बीजेपी का कौन अध्यक्ष बनेगा या नई कमेटी बनेगी, तो महीनों उस पर चर्चा चलाते हैं। फिर अचानक ट्राई फिर एक बहुत जमूरा टाइप का एक लाके बैठा देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि बीजेपी का जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है
ये बहुत वाहियात साबित होगा, इसको बदलना पड़ेगा। ये पूरे समय लंबे समय तक ये अध्यक्ष नहीं रहेगा। आपको ध्यान होगा उसके बनने के बाद मैंने आपसे उस दिन की पहली चर्चा में कहा था। अब ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार इत्यादि है, ये तो एक स्वाभाविक नेचुरल काम है। कोई भी सरकार मंत्रिमंडल में फेरबदल करती रहती है, कोई लोगों को इधर उधर करती रहती है, मंत्रियों को विभाग बांटती रहती है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन आप चूंकि आरएसएस पूरी मीडिया में घुसा हुआ या अडानी अंबानी का मीडिया है, वो दिन रात उसको चलाएगा और उसकी चर्चा के बहाने जनता का ध्यान बटाएगा। दूसरी बात आपने कही कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है अभी तक। मैं शायद आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं अमित शाह को और योगी आदित्यनाथ को, दो आदमी को प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देख रहा हूं। मेरा जो राजनीतिक सोच है, मेरा जिंदगी का जो अनुभव है राजनीति का, वो ये कहता है कि इन दोनों में से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और अगर इनमें से किसी को जबरदस्ती प्रधानमंत्री बना दिया गया देश का, तो वो नरेंद्र मोदी से 100 गुना और बुरा साबित होगा, देश को और बर्बादी की तरफ ले जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि इनमें से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री कोई और बनेगा। पहले तो इसकी सरकार लंबी समय भी और चल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। पिछले दिनों क्या हुआ कि राहुल गांधी ने कह दिया कि इस साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और सरकार चली जाएगी। चूंकि राहुल गांधी की सारी बातें हमेशा सही साबित होती रही हैं, इस बात पर पूरी बीजेपी आरएसएस डर गई और उस डरने के बाद इसने कवायद शुरू की। और फिर यह सांसद तोड़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ है, जैसे 50-50 करोड़ रुपए दे करके सांसद तोड़े जा रहे हैं। तो इस तरह से ये वो स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत हो जाए। विधानसभाओं में बेईमानी करके, चोरी करके इन्होंने पहले ही अपने इतनी विधानसभाओं में अपनी सरकार बना ली है, उसमें 2/3 वहां भी सरकार में समर्थन होना चाहिए, वहां से प्रस्ताव आना चाहिए। और संसद में राज्यसभा का 2/3 बहुमत और लोकसभा का 2/3 बहुमत, उन दोनों से जो प्रस्ताव आएगा तब संविधान में कोई व्यवस्था बदली जा सकती है, राष्ट्रपति प्रणाली लागू की जा सकती है, या कुछ और हो सकता है। एक कहानी ये भी चलाई जा रही है कि राजनाथ सिंह को ड्रॉप किया जा रहा है और उनको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। मेरा यह मानना है कि नरेंद्र मोदी बहुत जीते जी आसानी से प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। एप्स्टीन फाइल वगैरह कुछ निकल के बाहर आ जाए और इनके तमाम गुनाहों के दस्तावेज वो बाहर निकल कर आ जाए और फिर ये मजबूर कर दिया जाए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन आसानी से ये आदमी छोड़ने वाला नहीं है। अभी आप देखो 6 दिन के फिर दौरे पर जा रहा है। ऐसे ऐसे देश जिनके आबादी एक जिले नहीं बल्कि एक बड़े मोहल्ले या बड़े एक छोटे से इलाके के बराबर होती है, उन देशों का भी आदमी 2-2, 3-3 दिन का दौरा कर रहा है। तो इस आदमी को देश से कोई लेना देना नहीं है। ये खाली एक ऐश कर रहा है ये आदमी। द गार्जियन का सर एक फोटोग्राफ है, वो दिखा करके मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ये अगर आप बताइए ये क्या है इसमें एक द गार्जियन ने हेडलाइन दी है इसमें, गिव हिम एनी अवार्ड एंड ही विल कम रनिंग, नरेंद्र मोदी रैक्स अप ऑनर्स ऑन ओवरसीज ट्रिप। ये एक खबर इस तरह से छापी गई है द गार्जियन द्वारा। तो यहाँ पर बड़ी बात, इन्होंने भारत देश का इससे बड़ा भी अपमान हो सकता है क्या? ये अवार्ड जो जिसकी फोटो दिखाई गई है, ये अवार्ड 3 दिन पहले डिसाइड हुआ था और मोदी जी इसको लेने के लिए चले। वो तो सेशल्स में हुआ, सेशल्स में भी हुआ कि वहां पर भी हुआ कि वहां वो अवार्ड था ही नहीं, अचानक इनके जाने पर क्रिएट किया गया, एआई से बनाया गया। यहाँ तक उसमें रिपब्लिक लेके सेशल्स जो देश है उसकी स्पेलिंग तक गलत है और एआई से जनरेट करके इनको एक अवार्ड दे दिया गया। और पूरी दुनिया ही जान गई है कि इनको कोई अवार्ड देने के लिए बुला दो, ये भागे भागे आएंगे और उसके बाद सुपारी मीडिया चीख चीख करके उसकी तारीफ करेगा। तो ये भारत देश का अपमान करने के अलावा आदमी कुछ नहीं कर रहा है। इतना घटिया प्रधानमंत्री कोई होगा? खैर मुझे तो कोई शक नहीं था। आपको तो याद होगा कि 16 मई 2014 को जिस दिन ये जीते थे, मैंने उसी दिन कह दिया था कि भारत अपने इतिहास का सबसे असफल और सबसे अयोग्य प्रधानमंत्री देखने जा रहा है। दुर्भाग्य से मेरी सारी बातें जो 16 मई 2014 को मैंने कही थी, वो सारी बातें जो कि त्यों सत्य हुई है, चाहे विदेश नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो या नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद हो, मेरी सारी बातें सही साबित हुई हैं। ये आदमी घूम घूम करके केवल देश का अपमान कर रहा है, भारत देश को नीचा दिखा रहा है और इसके खिलाफ भारत देश को खड़ा होना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।